हो चुकी है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार मेरे दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने एक वादा किया था आप लोगों से कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्रैक्टिस बैच 27 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसी की कड़ी में आज हम पहली क्लास मैथ के लिए लेकर आया हूँ और हमारे रीजनिंग के लिए अमन सर जो लगातार क्लासेस ले रहे हैं। इस क्लास के बाद तुरंत रीजनिंग की क्लास लाइव होगी। आप लोग क्लास को देखना मत भूलें और उस क्लास के साथ जुड़ें, क्योंकि कहा जाता है ना वफ़ा होगी ना वफ़ा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी पर वर्दी मिलने के बाद होगी। तो वर्दी मिलने के बाद ही कुछ होगा, उससे पहले पढ़ाई ही करनी है, एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस के साथ हम लोगों को वर्दी प्राप्त करना है। तो आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग हर क्वेश्चन को नोट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। इतना मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ डायरेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से इसी क्लास से फंसेंगे। मैं पहले बेस्ट क्वेश्चन को लेकर आप आऊँगा और लगातार 1 महीने तक 11 फरवरी तक मैं इस प्रैक्टिस सेशन जो है ये प्रॉपर चलेगा। तो हम लोग बिल्कुल बेस स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस बैच है, इसमें हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें जो फार्मूला आएगा उसको भी नोट करते चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ें। तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक बच्चा प्रैक्टिस बैच को पढ़ेगा। और इस बार वर्दी लेकर ही वापस जाना है, वर्दी लेना है, ये प्रण होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है ना वफ़ा होगी ना वफ़ा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी और वर्दी मिलने के बाद होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास और देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला एक पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पर देखते रहिए। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तब चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि 3 वर्ष में 3025 रुपये और 5 वर्ष में 4225 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है तब चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि 3 वर्ष में 3025 रुपये तब 5 वर्ष में 4225 रुपये हो जाती है। जैसे समझिए कोई धनराशि है जिसका धनराशि है जो एक निश्चित वार्षिक दर पे दी गई है, उसका ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो 3 साल बाद 3025 रुपये हो जाती है। और वही अगर 5 साल बाद देखा जाए तो 4225 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर पूछा है, तो सबसे पहले फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा। फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे मिश्र धन। हम लिख दे रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्र धन बराबर, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला था पी यहाँ पे मूलधन है, पी को मूलधन मानते हैं, P + 1 R/100 R/100 की पावर T समय। R यहाँ पे क्या है, R यहाँ पे प्रतिवर्ष दर है और यहाँ पे P मूलधन है और T समय है। तो क्या बोला गया है, चक्रवृद्धि ब्याज दर है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 3 वर्ष में 3025 रुपये हो जाते हैं। तो 3 वर्ष के लिए देखिए, 3 वर्ष के लिए निकालिए यहाँ पे, 3 वर्ष के लिए P कितना दिया, 3025 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 वर्ष के लिए निकालते हैं तो मिश्र धन कितना है, 3025। हमें मूलधन निकालना है, P1 + R नहीं दिया है 100। समय कितना दिया है, 3 वर्ष के लिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर 5 वर्ष के लिए, कितना हो जाता है, 4225 रुपये मूलधन हो जाता है। यानी मिश्र धन जो है वो 4225 हो जाता है।
मूलधन ज्ञात करना है 1 + r/100। कितने साल में? 5 साल में। अब क्या करेंगे, हमें P ज्ञात करना है, ब्याज का दर ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से भाग दे देते हैं। तो 4225 बटा 3025, ये P कट जाएगा। R 1 + r/100 में से 1 + r/100 को भाग देंगे तो ये बचेगा 1 + r/100 की पावर 2 बचेगा। कितने लोग को समझ में आया? अब देखिए, इसको हम काटेंगे 25 से, तो 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 169। 25 से काटेंगे तो 169 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं, 1 प्लस, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, 1 + r/100, 169/121, ये हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13/11। 13 का वर्ग जो होता है स्क्वायर होता है 169, 121 11 के स्क्वायर होता है। अब हम r/100 निकालेंगे तो यहाँ पर निकालते हैं r/100, 13/11 - 1, तो r/100 हो जाएगा 13 में 11 का 2/11, तो हमें r याद करना है, तो r हो जाएगा 2/11 × 100, तो ये हो जाएगा r 200/11। अब देखिए हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 18 सही 2/11 %, 15%, 15/2, 15 सही 2/11%, 16%। तो हम क्या करते हैं, 11 को 200 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 18 सही 2/11%। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। क्वेश्चन क्या था, जब एक वार्षिक ब्याज के रूप में सृजित होता है तब चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि 3 वर्ष में 3025 रुपये और 5 वर्ष में 4225 रुपये आती है। तो 3 चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्रधन का फार्मूला होता है मूलधन + 1/दर प्रतिवर्ष दर / 100 की पावर समय। ये आपका फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे। फिर 3 वर्ष के लिए जो है, 3 वर्ष के लिए मिश्रधन कितना दिया है 3025, मूलधन ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना 3 साल के लिए। फिर 5 वर्ष के लिए मिश्रधन कितना दिया है 4225 रुपये दिया है। फिर सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से भाग दे देते हैं, भाग देने के बाद हम काट पीट लेते हैं, फिर आर को निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। समझ में आया? आप लोग समझिए, बिल्कुल आराम बेसिक तरीके से समझिए, बिल्कुल हम फार्मूले लिखते हुए चलेंगे। आप लोग को एग्जाम में से नहीं करना, फार्मूला याद रखना है, ये भी स्टेप नहीं करना है, आपको बस एग्जाम में इतना ही करना है। और डायरेक्ट ये भी लाइन नहीं करनी है, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचना है, बस इतना ही आपको 4-5 स्टेप करना है एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में हम लोग 20 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे 20 मिनट में, एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देंगे, 20 मिनट का ही समय देंगे, क्योंकि और बहुत क्वेश्चन करने हैं, तो मैथ को 20 मिनट का ही टाइम देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दो संख्याओं का गुणनफल 800 है, दो संख्याओं का गुणन 800 है और उनका महत्तम समापवर्तक 20 है। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल है, मान लीजिए x × y दिया है 800, जिसमें बोला है कि उसका समापवर्तक जो है HCF, तो HCF होता है, HCF दिया कितना 20 दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है एलसीएम × HCF को गुणा कर देंगे तो एलसीएम मान लीजिए, एलसीएम HCF को मान लीजिए x और इसको y, तो देखिए 20 × y = 800 और y को भाग देंगे तो बचेगा 40, तो एलसीएम कितना होगा 400। संख्या दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल 800 है,
जिसका एच सी एफ 20 है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो 800 को 20 से भाग दे देंगे, आएगा आंसर 40। तो इसका एलसीएम होगा 40। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। आप लोग बिल्कुल सिंसियर ढंग से इसको देखिए, एक एक क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। कितने लोग को समझ में आया? देखिए होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, इसको एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाता है दो संख्याओं का गुणनफल। ये फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। या तो आप ये फार्मूला लगा लीजिए, वही फार्मूला ही लगाया गया है, या आप डाटे से कर लीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल 800 था, तो एलसीएम ज्ञात करना, तो एलसीएम 400 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। बहुत फास्ट तरीके से करना है, इस तरह से नहीं कि एक एक स्टेप को आप नोट करिए इसको उतारिए, इस तरह से नहीं, बिल्कुल फास्ट तरीके से एक एक क्वेश्चन को करना है। चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 693। तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बोला 3 क्रमागत विषम संख्या 693। ठीक, क्रमागत विषम संख्या क्या होता है? आप लोग समझते हैं जो 2 से न करे, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, ऐसे ही ये विषम संख्या है। तो ये बोला है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 693 है। तो हम मान लेते हैं 3 होगा x मान लिए, x का गुणनफल बोला है, तो x इंटू एक्स प्लस 2, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू x प्लस 4, ये हो जाएगा 693 दिया है। अब हम x का मान ज्ञात करना है कि क्या रखें जिस सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाए। यही बोला गया 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 693। अब हम यहाँ पे ट्रायल करते हैं, देखते हैं अगर x की जगह पे 3 रखते हैं, विषम संख्या में 3 रखते हैं, तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9। तो ये 693 के बराबर आएगा कभी, देखते हैं। 5 3 15 9 45, मतलब x का मान 3 नहीं रख सकते, तो x का मान फिर क्या रख सकते हैं? 3 के बाद 7, 5 भी नहीं रख सकते, 7 रख के देखते हैं। 7 गुणे 7 2 9 गुणे 7 4 11, ये देखिए 693 के बराबर आता है। 9 7 63 गुणे 11, ये 693 के बराबर आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 693, तीनों संख्याओं की सबसे छोटी संख्या 7 हो जाएगा। आंसर नंबर डी, आंसर डी 7 इसका आंसर हो जाएगा सही। कितने लोग समझ गए हैं? बोला था 3 क्रमागत विषम संख्याओं, यानी 3 क्रमागत 7 9 11 का गुणनफल 693 दिया है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना, तो सबसे छोटी संख्या 7 है। तो हम ऐसे मान लें कि सबसे छोटी संख्या x प्लस 2 x प्लस 4, इन तीनों का गुणनफल 693 है। अब हम x का यहाँ पे 3 रखेंगे, तो गुणा करने पे नहीं होगा। फिर 5 रखेंगे, फिर भी नहीं उसका आंसर होगा। फिर 7 रख के ट्रायल करते हैं, तो ये 693 को सेटिस्फाई करता है, तो आंसर हो जाएगा 7। कितने लोग को समझ में आया? कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। कमेंट बॉक्स में एक्स लिखें। 5वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 के अनुपात में थी, तब बी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है? क्या बोला है? वर्तमान में ये बी से छोटा है, तो मान लीजिए, माना ए की आयु कितनी है? x वर्ष, और बी x प्लस 8 होगा, क्योंकि बोला है कि ए बी से 8 वर्ष छोटा है, तो बी से 8 वर्ष छोटा है, तो ये बड़ा होगा 8 साल। वैसे मान लीजिए ये
1 साल का है तो ये 9 साल का होगा। ये बोला, फिर बोला यदि 4 वर्ष पहले, यदि 4 वर्ष पहले इसके 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 में थी, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 4 वर्ष पहले तो x माइनस 4 वर्ष पहले, x प्लस 8 माइनस 4 वर्ष पहले 1:2 थी। बस यही लैंग्वेज का खेल था। अभी आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, x माइनस 4, ये लिखा है x प्लस 4, कि 8 में 4 जाएगा तो बचेगा 4 बेटा 1/2। अब इधर गुणा करें 2x माइनस 8 x प्लस 4, 2x में x गया x, इधर 12, मतलब एक पूछा वर्तमान में b की आयु, तो वर्तमान में b की आयु कितनी हो जाएगी? 8 प्लस 12 यानी 20 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही। वर्तमान में ए बी से 8, ये जो है बी से 8 वर्ष छोटा है। फिर 4 वर्ष पहले पूछा है, तो 4 वर्ष पहले पूछा है तो माने पीछे का 4 वर्ष पीछे जाएंगे, तो x माइनस 4, फिर ये 8 वर्ष पे है, इसका एक वो बनाएंगे x प्लस 8 माइनस 4, फिर पूछा इसका अनुपात 1:2 में है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये x का मान 12, तो यहाँ पे 12 रख देंगे, तो b की आयु 20 वर्ष आ जाएगी। ये ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आपके स्क्रीन पे निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 2 सही 3/5 देखो दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, 2 सही 3/5 दिया है, 1 सही 19/26 दिया है, फिर गुणे 6 सही 2/3 दिया है। फिर ये किसके बराबर आएगा, ये पूछ रहा है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए तुरंत आ जाएगा। 5 दूनी 10, 13, 13/5, 26 1 26, 26 19 जोड़ेंगे, 26 19 16 45, 45/26, 36 18 तो 20/3, ये हो जाएगा। अब इसको काट पीट देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए काटते हैं, 5 9 45, 13 दूना 26, 2 से काटेंगे 10, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 गुणे 10 30 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, डी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सभी लोग इसको कर सकते थे। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं। बहुत लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। क्या दिया है? छठा क्वेश्चन है, पहले वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या 15% की वृद्धि होती है। पहले वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है और अगले वर्ष में 10% घट जाती है। तीसरे वर्ष में पुनः 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 80,000 है, तब 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या दिया? वर्तमान में जनसंख्या कितना दिया है? 80,000। वर्तमान में जनसंख्या 80,000 दिया है। फिर क्या बोला है? पहले वर्ष में जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि, यानी पहले वर्ष में कितनी बढ़ जाती है, हम लिख नहीं रहे हैं, बोल दे रहे हैं। पहले वर्ष में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 15% है, यानी बढ़ जाती है। फिर दूसरे वर्ष घट जाती है, कितना परसेंट घट जाती है? 10% घट जाती है। फिर तीसरे वर्ष बढ़ जाती है, 5% बढ़ जाती है। ठीक, तो वियन वर्ष बाद फिर पूछा है 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो फार्मूला है यन वर्ष बाद जनसंख्या P1 + R/100 की पावर T वही n। 3 वर्ष बाद पूछा है तो सीधे रख देते हैं यहाँ 80,000,
3 वर्ष पूछा, हमें मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना है 80,000 दिया है। 1 प्लस आर हमें कितना दिया है, पहले साल 15 है दिया है, 15/100। फिर दूसरे साल घट जाती है 1 माइनस 10/100। फिर तीसरे साल बढ़ जाती है 1 प्लस 5/100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 80,000 गुणे 115/100 गुणे 90/100, 115 105/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ से काट दो, 2 यहाँ से काट दो, 1 यहाँ से काट दो, 2 चौक 8, 5 को काट दो, 5 दूनी 10, 21 पंचे। अब देखिए 4 गुणे 21 गुणे 9 गुणे 115, 21 गुणे 4 गुणे 109 15, तो ये हो जाएगा 21, 9 चौक 36, 36 गुणे 21, 756 गुणे 115, 756 गुणे 115 को गुणा करेंगे, 756 गुणे 115, 6 पंचे 30, 5 25, 3 28, 2 7 5 35, 2 37, 1 छक्के 6, 1 पंचे 5। आप यहाँ पर देखिए इतना ही करिए, 0 8 14 40, जिसके लास्ट में 40 आ रहा है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन लास्ट में 40 किसके आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 86,940, ऑप्शन नंबर बी, यानी मतलब 86,940 आपका आंसर हो जाएगा। पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से देखिए। पहले वर्ष में कस्बे की जनसंख्या 15% बढ़ जाती है, पहले साल में जनसंख्या 15% बढ़ जाती है। दूसरे साल जो जनसंख्या है वो 10% घट जाती है। फिर तीसरे साल 5% जनसंख्या बढ़ जाती है, ठीक। और वर्तमान में जनसंख्या 80,000 है, इस आबादी की जनसंख्या 80,000 है। तो हम n वर्ष बाद यानी 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो 3 साल बाद जनसंख्या निकालनी है। तो पहले साल 15% बढ़ती है, दूसरे साल 10% घटती है, फिर तीसरे साल 5% बढ़ जाती है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन है, आपका आंसर आ जाएगा 86,940। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, के के किस मान के लिए संख्या 3 5 7 2 के 4 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्वेश्चन दिया है 35 72 के 4, ये 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो के का मान ज्ञात कीजिए, ये आपके क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। इसको मैंने बेसिक तरीके से क्लास लिया था दूसरी तीसरी क्लास में, आप लोग जाकर देख लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। 3 5 7 2 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सभी संख्याओं का जोड़, अगर जोड़ जो होता है वो 9 से अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिए 3 + 5 + 7 + 2 + के + 4, अगर ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 7 और 2 9 से विभाजित हो गया, 5 4 9 से विभाजित हो जा रहा है। अब देखिए बचा है 3 और के, तो ऐसा क्या संख्या रखें जो 9 आ जाए। तो के का मान 6 रखेंगे तो के का मान 6 रखेंगे तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो के का मान 6 होगा, ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन बोला था के किस मान के लिए संख्या जो है पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पे के अगर 6 रखेंगे तो पूरी संख्या पूरी की पूरी तरीके से 9 से विभाजित हो जाएगी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है
कि सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित हो जाती है तो संख्या पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दो ट्रेनें एक ही समय में 300 किलोमीटर दूर दो स्टेशन से शुरू होती हैं और विपरीत दिशाओं में जाती हैं। उनमें से किसी एक स्टेशन से 160 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। बोला गया है इसे 2 ट्रेन हैं, इसे 302 स्टेशन है यहाँ पे, S1 और S2। इन दोनों की दूरी 300 किलोमीटर है। यहाँ से 2 ट्रेन है, एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है, ये ट्रेन मान लीजिए है, ये ट्रेन यहाँ से चलती है और ये ट्रेन यहाँ से चलती है। दोनों एक ही समय में स्टार्ट होती हैं। एक इधर से कोई आती है, दोनों विपरीत दिशाओं में जाती हैं। फिर 160 किलोमीटर की दूरी पर एक स्टेशन है, 160 किलोमीटर की दूरी पर एक स्टेशन है, ये स्टेशन है। यहाँ पे दोनों क्रॉस करते हैं तो 160 होता है, ये 140 किलोमीटर इधर चली होगी। फिर पूछा गया है 160 उसकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला होता है। क्वेश्चन का मेथड तो समझ गए होंगे कि बोला गया 2 ट्रेन एक समय में 300 किलोमीटर दूर 2 स्टेशन शुरू होती हैं। तो 300 किलोमीटर पे दोनों स्टेशन हैं, तो एक अपने दोनों विपरीत दिशा में, एक ट्रेन इस साइड में आ रही है विपरीत दिशा में, एक इस साइड में जा रही है। फिर एक स्टेशन है 160 किलोमीटर दूरी पर, ये 160 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन एक दूसरे को पार करती हैं। तो इन दोनों को गति का अनुपात ज्ञात करना है। तो फिर क्या होगा, देखिए 160, ये होगा 160, दूरी कितना 160 किलोमीटर दूर चलती हैं। समय कितने लेता है, S1 मान लीजिए समय लिया, और ये 140 किलोमीटर चलती हैं, कितना S2 में, ये होगा। लेकिन ये 300 किलोमीटर में 160 चलती है, 140। अब इसको काटते हैं, 8 दूनी 16, 2 7, S1 अनुपात S2 हो जाएगा 8 अनुपात 7। यही फार्मूला लगा दें, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय तो हमें दिया नहीं है, समय निकालना है। तो 160 किलोमीटर चलता है ये, अब 140 किलोमीटर ये चलता है, ये दोनों आपस में क्रॉस करती हैं। तो 160 होता है S1, टाइम हो गया, 140 होता है S2, फिर इसको काट दिए। तो S1 अनुपात S2 दोनों के गति का अनुपात 8 अनुपात 7 के होगा। ये क्वेश्चन होगा। फार्मूला आप लोग नोट करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:5। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:5 है। एक आयत का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है। ये एक आयत है, इसमें बोला है कि इसकी लंबाई 4 है तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसका विकर्ण की लंबाई पूछा है। एक मिनट, विकर्ण, ये विकर्ण होता है, इसकी परिमाप, इसकी माप पूछा है। तो विकर्ण निकालने के लिए फार्मूला होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर गुणे चौड़ाई का स्क्वायर। इसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे रख देते हैं 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। 16 में 25 को जोड़ेंगे 41। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड, दूसरा सही हो जाएगा। क्या था, आयत की लंबाई था चौड़ाई के अनुपात 4:5 है। तो उसका पूछा था आयत का परिमाप,
तो आज का परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फार्मूला होता है, इसका दिया था 18 सेंटीमीटर और हमें पूरा बताया था कि पूछा था विकर्ण पूछा था, तो विकर्ण हम निकाल लेंगे जो फार्मूला होता है फार्मूला में रखकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कुणाल ने एक वॉशिंग मशीन को प्रेम को 40% के लाभ पर कुणाल ने एक वॉशिंग मशीन को प्रेम को 40% के लाभ पर बेचा। प्रेम ने इसे रवि को 25% के हाथ पर बेच दिया। यदि कुणाल ने वॉशिंग मशीन को 48,000 रुपये भुगतान किए तो रवि का क्रय मूल्य क्या हुआ। यानी बोला है, अच्छा क्वेश्चन है। कुणाल देखिए, कुणाल ने लाभ पर प्रेम को बेचा कितने, प्रेम को बेचा 40% के लाभ पर। और वहीं प्रेम ने हानि पर रवि को 25% की हानि पर बेचा। कुणाल ने लाभ पर प्रेम को 40% की हानि पर फिर बेचा और लाभ, तो फिर कुणाल का क्रय मूल्य जो है दिया है 48,000 रुपये में। जो कुणाल ने वॉशिंग मशीन को बेचा था वो 48,000 रुपये में बेचा था। कितना दिया है, 48,000। कुणाल ने प्रेम को 48,000 रुपये में बेचा था, क्रय मूल्य। फिर पूछा है रवि का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए फार्मूला होता है लाभ परसेंट एक हानि परसेंट का फार्मूला होता है। लाभ परसेंट का फार्मूला होता है SP माइनस CP अपॉन CP गुणे 100। इसका होता है CP माइनस SP अपॉन CP गुणे 100। ये फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूला लाभ परसेंट का और एक हानि परसेंट का फार्मूला होता है। यहाँ पे SP विक्रय मूल्य है और CP क्रय मूल्य है, ये दिया गया है। इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है। देखिए कुणाल ने लाभ पर प्रेम को बेचा था 40% के लाभ पे, तो लाभ पे 40% पे है। SP के अंदर दिया है 48,000 क्रय मूल्य दिया है, तो SP माइनस 48,000 बेटा 48,000 गुणे 100। इसको काटेंगे, इसको यहाँ गुणा करेंगे। ये 40 गुणे 480, फिर SP माइनस 48,000। तो इसको गुणा करेंगे 832 416 और 3 1920। 200। ये इसको ऐसे करते हैं, SP इधर ले लेते हैं, 48 प्लस 19,200। ये होगा लाभ पे विक्रय मूल्य इतना हुआ, लगभग आएगा SP 67,200।
ये एस पी आ गया। अब देखिए 25% की हानि पे बेचा, तो हानि का फार्मूला क्या है, सी पी माइनस एस पी अपान सी पी बटा 100। तो कितना 25% है, तो 25% पे बेचेगा। कितने पे लिया था, 67,200 के हानि पे बेचेगा। तो 67,200 माइनस एस पी अपान 67,200 बड़े 100, यहाँ से 0 कट जाएगा। 25 गुणे 672 67,200 माइनस एस पी बराबर 67,200 माइनस 16, इसको गुणा करेंगे 25 दूना 50, 25 सत्ते 175 180 18 150 हो जाए 150 25 दूना 50 5 25 175 और 180 18 25 छक्का 150 और 18 60 168 16,800। इसको माइनस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0 0 12 मार के 4 5 6 0 50,400। बस हो गया। क्वेश्चन एक बार देखिए, हम फिर से बता रहे हैं। क्वेश्चन था कि कुणाल ने एक वॉशिंग मशीन को प्रेम को 40% के लाभ पे बेचता है, मतलब 40% के लाभ पे बेचता है। फिर वही प्रेम ने उसी वॉशिंग मशीन को रवि को 25% की हानि पे बेच देता है। फिर कुणाल, जो वॉशिंग मशीन कुणाल ने बेचा था प्रेम को 48,000 रुपये की थी, तो फिर रवि ने कितने रुपए में ख़रीदा। देखिए लाभ का फार्मूला होता है, लाभ परसेंट का, हानि परसेंट का फार्मूला होता है। तो 40% के लाभ पर जो बेचा था, तो 67,200 रुपये का कुणाल ने प्रेम को 67,200 रुपये का दिया था। 67,200 का जो था 25% की हानि खाकर 25% के हानि खाकर इन्होंने रवि को बेचा, तो रवि 50,400 का उस वॉशिंग मशीन को ख़रीदा। यही पूछा था कि रवि ने कितने रुपए का वो वॉशिंग मशीन ख़रीदा, तो 50,400 रुपये का वॉशिंग मशीन उन्होंने ख़रीदा। इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने कार्य आरंभ किया, लेकिन 15 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो बी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है। इसे एक काम है, ए और बी दोनों मिलकर एक काम है उसको करते हैं, लेकिन ए जो है वो 30 दिन में काम कर सकता है और बी जो है वो 60 दिन में काम कर सकता है। लेकिन एक काम, दोनों काम करना स्टार्ट किए, लेकिन ए जो है 15 दिन बाद काम को छोड़ देता है। 60, ये जो बी वाला काम है ये तो 15 दिन में दोनों लगातार काम करते हैं, लेकिन अब जो बचा हुआ कार्य है उसको बी कितने दिन में कार्य करेगा, तो 60 दिन में कर सकता है। तो जो बचा हुआ है तो इसको x मान लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस x अपान 60 1।
x बराबर 15 और बी अकेला शेष कार्य 15 दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन था ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन में और 60 दिन में कर सकते हैं, लेकिन कार्य दोनों स्टार्ट किए एक साथ, तो ये जो है 15 दिन में काम को छोड़ के चला जाता है। तो बी जो है वो कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा, तो 15 दिन तक दोनों साथ काम किए, लेकिन शेष कार्य जो है x वो लगातार बी करता रहेगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 15, बी 15 दिन में कार्य को समाप्त करेगा, पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर बी सेकंड ऑप्शन नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है। एक कार्यालय लिपिक ने पाया कि 15 विद्यार्थियों का औसत अंक 63.2 है, लेकिन उसे अचानक पता चला कि गणना के दौरान गलती से 51 की जगह 15 हो जाता है। इन विद्यार्थियों का वास्तविक औसत कितना है? यानी 15 विद्यार्थियों का जो औसत है, औसत अंक जो है 63.2 है, लेकिन उन्हें अचानक पता चलता है कि 51 की जगह पर 15 लिख दिया गया। तो कितने का नंबर कम हुआ? तो 51 में से 15 को घटाएंगे तो 36, यानी वर्धित अंक 36 हो गया। औसत जो है 63.2, 15 विद्यार्थियों का औसत अंक इतना था, लेकिन 51 के जगह पे 15 लिख दिया जाता है। होना चाहिए था 51, लेकिन गलती से 15 हो जाता है। तो औसत में कुल वृद्धि कितनी होगी? तो देखते हैं औसत में कुल वृद्धि। औसत में कुल वृद्धि तो वर्धित मान कितना है? 36, और कितने कुल विद्यार्थियों की संख्या 15, 2.4 ये हो गया। तो नया औसत क्या होगा? विद्यार्थियों को वास्तविक औसत कितना होना चाहिए? तो वास्तविक औसत 63.2 पहले था जो गलती से हो गया था, प्लस 2.4 ये जुड़ जाएगा, 365.6। ऑप्शन नंबर ए सही है। था क्वेश्चन में था कि कार्यालय में जो लिपिक है उन्होंने पाया कि 15 विद्यार्थियों का औसत जो है 63.2 है, लेकिन वो अचानक इसमें वो देखता है कि 51 की जगह पे 15 हो जाता है। कहीं पे त्रुटि होती है जो 51 की जगह पे 15 लिख दिया जाता है। तो उन्होंने फिर सही किया, तो देखता है कि 36 नंबर कम लिखे गए हैं। फिर 36 को फिर देखा गया, सभी विद्यार्थियों में बराबर बांटा गया, तो 36 को 15 से भाग दिया गया 2.4। फिर वास्तविक औसत क्या होगा? जो पहले दिया गया था वो, और जो कुल औसत में जो वृद्धि हुई उसको जोड़ देंगे, 65.6 ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है।